हेलो स्टूडेंट, मैं इसके लिए स्वागत करता हूँ आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आपका जो एग्जाम है वो 17 फरवरी से शुरू हो रही है। 17 फरवरी का आपका मैथ्स का एग्जाम है, जिसको देखते हुए हम कुछ आयतन संबंधित और क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2-3 प्रश्न बताएंगे आपको, जिससे कि एग्जाम में पूछने की संभावना है 5 नंबर में। इसे आप जरूर देखिएगा, ठीक ना। चलिए अब शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो प्रथम क्वेश्चन कहता है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि खिलौना क्या है। तो खिलौना जो एक शंकु के आकार का है। किस आकार का है? शंकु के आकार का है। और जितना इसका त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर भी अध्यारोपित है। तो इस तरह से ये जो आपका था ये अर्धगोला बन गया, ठीक ना। ये आपका अर्धगोला हो गया। तो इसमें आपको क्या दिया गया है? त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वो त्रिज्या जो है आपको वो दे दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर जो आप लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, और वही है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या त्रिज्या बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम आर्क सूचित करते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज तो दिया है, जो कि दिया है, ठीक। क्या दिया हुआ है? शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे दी गई है। इस खिलौने की जो है आपको संपूर्ण ऊंचाई दे दी गई है। ये पूरा संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है? 15.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। जबकि अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वही उसकी त्रिज्या होती है। अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी वो इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। इसका मतलब कि शंकु की जो ऊंचाई होगा, शंकु की ऊंचाई h वह क्या होगा? तो पूर्ण ऊंचाई में से 15.5 सेंटीमीटर में से हम घटा लेंगे अर्धगोले की ऊंचाई। और अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है? इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो घटाने में कितना आ जाएगा आपका? 12 सेंटीमीटर। इस तरह से शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए संपूर्ण ऊंचाई पर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा? तो देखिए संपूर्ण पृष्ठफल तो क्या हो जाएगा? तो हम अर्धगोले का लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। साथ में शंकु का लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला, ठीक ना। तो अर्धगोले का वक्र होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। इसका जो पूर्ण हो जाता है वो हो जाता है 3πr²। जब उसका ढक्कन लग जाएगा तो, ठीक ना। तो ये हो जाता है अर्धगोले का वक्र 2πr² प्लस शंकु का वक्र क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो शंकु का πr हो जाता है। क्या हो जाता है? πr। तो अब यहाँ पर एल आपको निकालना था, ठीक ना। तो यहाँ पर एल नहीं निकाले हैं। तो सबसे पहले तो ऊंचाई जब निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिएगा? एल निकाल लीजिएगा, ध्यान रहे, ठीक ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर, ये आप फॉर्मूला लिखने से पहले आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? √r² प्लस h²। r² मतलब 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा और h² मतलब आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा 12.25 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये आपका हो गया 156.25। इसको यदि बाहर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो इसका तिर्यक ऊंचाई हो गया, इसको ये सही होना चाहिए, 5 है ये, ठीक है। 12 गुने 13 आपका 156, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया तिर्यक ऊंचाई। तब यहाँ फॉर्मूला पर लगा लेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे कि पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे। पाई आर जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 2r प्लस इसमें क्या बचेगा l। पाई की वैल्यू क्या होते हैं 22/7। यदि आपको जब तक कुछ कहा नहीं जाए तब तक आप 22/7 का ही प्रयोग कीजिएगा, ठीक ना। यदि कह दिया जाएगा क्वेश्चन में 3.1 को यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा पाई बराबर 3.14, तो आप 3.14 का प्रयोग कीजिएगा। ये अन्यथा अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप केवल 22/7 का प्रयोग कीजिएगा। अब r की वैल्यू कितना है 3.5 है इंटू 2 गुने r, तो कितना 3.5 में प्लस l की वैल्यू कितना है, तो l ये आ गया आपका, l मतलब होता है त्रिज्या ऊंचाई, ठीक ना। ये हो गया 12.5। तो इस तरह से आप इसको काट दीजिए 0.5 मात्रा में, और 22 से यदि आप 0.5 से गुना करते हैं तो 22 से 11 हो जाएगा, या बोले कि 11.0 हो जाएगा, ठीक ना। और ये जो इंटू में ये हो जाएगा 7.0 प्लस 12.5। तो इस तरह से ये जो आपका यहाँ पर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 11 गुने, और ये 1219 क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप गुना करके और लिख लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है किस तरह से निकालनी है ये आप समझ गए होंगे, तो इसे नोट कीजिए। फिर हम एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आज का ये दूसरा प्रश्न होगा। कहता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इससे लोहे का स्तंभ बना है। क्या बना है, लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि आपको दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लगभग 8 ग्राम है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो दिया गया है क्या कि एक बेलनाकार है, ये हो गया। तो इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है वह कितना है 220 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। ये व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। और साथ में कहा जा रहा है जिसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाला, इस पर एक और बेलन अध्यारोपित है, ठीक ना। इस पर एक और बेलन अध्यारोपित है, ठीक, जिसका कि आपको ऊंचाई दिया गया है 60। इसका ऊंचाई दिया गया है आपको 60 सेंटीमीटर, और साथ में इसकी त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या दी गई है ये आपको सिर्फ दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो इस स्तंभ का जो है हमको क्या निकालना है, पहले आयतन निकाल लेंगे, और आयतन निकाल करके और 8 ग्राम से क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 8 ग्राम। तो सबसे पहले हम इसका क्या आयतन निकालेंगे। तो बड़े बेलन ये देखिए 2 बेलन है, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़े बेलन की त्रिज्या या व्यास अभी दिया गया है, तो व्यास है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तथा बड़े बेलन का जो ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई इसको मान लेते हैं कैपिटल एच, और ये आपका हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। और एक चीज दिया गया है छोटे बेलन की त्रिज्या ही डायरेक्ट दी गई है, तो त्रिज्या आर मान लेते हैं कैपिटल स्मॉल आर, बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जबकि इसकी ऊंचाई जो है छोटे बेलन की ऊंचाई जो दिया गया है ऊंचाई स्मॉल एच मान लेते हैं, ये आपको दिया गया है कितना 60 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब निकालना हमको क्या है, स्तंभ का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि स्तंभ का आयतन लोहे से बना स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो बड़े बेलन का आयतन प्लस में छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का क्या जाएगा, तो बेलन का क्या होता है पाई स्क्वायर एच, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। तो इस तरह से इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच। अब इसमें जो है हम वैल्यू डाल देते हैं, तो वैल्यू डालेंगे तो पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 3.14, तो पाई की जगह पर डाल दीजिए 3.14। फिर आप कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये कैपिटल स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा,
कितना का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर गुने कैपिटल एच है और कैपिटल एच आपका कितना है 220 है 220 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर कितना है स्मॉल आर आपका कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर और गुने ये क्या है 60 है 3.14 और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 गुने हो जाएगा 220 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा 60 तो 3.14 और इसको अब गुना कर देते हैं तो 2288 9 और 22 9 31 31 और 280 हो जाएगा प्लस इसको गुना करेंगे 6 24 के 4 हासिल 2 6 36 2 क्या हो जाएगा 3840 इस तरह से 3.14 गुने आपका क्या हो जाएगा दोनों को ऐड कर देते हैं ये 0 हो जाएगा 8 और 4 12 हो गया तो 1 8 to 10 और 1 11 इसलिए 1 हो जाएगा और इस तरह से 3 4 और 5 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा तो इतना आ जाएगा आपका ठीक ना। तो इस तरह से ये आपका इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब इसको गुना कर लीजिएगा ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद लिखिएगा चूंकि इसको गुना कर लीजिएगा ठीक ना गुना करके लिख लीजिएगा और लिखिएगा चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम तो इसीलिए इसको जो गुना करके आएगा ना उतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा तो गुना करके आएगा उसमें गुना कर दीजिएगा किससे 8 ग्राम से ठीक ना किससे 8 ग्राम। उसके बाद यदि आप इसको केजी में बदलना चाहते हैं तो केजी में बदलने के लिए आप इसको क्या कीजिएगा बटा में क्या कर दीजिएगा 1000 कर दीजिएगा ठीक ना क्योंकि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी और यहाँ केजी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ जाएगा वो केजी में आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे तो इसको आप नोट कीजिए ठीक ना और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यह प्रश्न संख्या 3 कहता है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। एक नहर है जिसकी चौड़ाई कितनी है 6 मीटर गहराई कितनी है 1.5 मीटर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है ठीक ना। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको जो चूंकि दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो नहर की चौड़ाई आपको दिया गया है नहर की चौड़ाई कितना है तो ये है आपका 6 मीटर साथ में गहराई भी दे दिया गया है गहराई कितना है तथा गहराई कितना है 1.5 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है मतलब कि 1 घंटा में क्योंकि 1 घंटा में एक घंटा या बोलिए कि 60 मिनट या बोलिए 60 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना जाएगा 1 मिनट में चल जाएगा 10। अब यदि आप किलोमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं गुने क्या कर सकते हैं 1000 और बटा में क्या चला जाएगा 60 जबकि हमें निकालना है कितने मिनट का 30 मिनट में। ऐसे भी आप कर सकते थे 1 घंटा का आधा कर देते तो 30 मिनट हो जाता। तो ये हो जाएगा 10 गुने 1000 बटा में 60 और गुने क्या हो जाएगा 30 क्योंकि 30 मिनट का निकालना है हमको 1 मिनट का ये इतना हो गया 30 मिनट में कितना था गुने 30 कर देंगे 30 दूना 60 हो जाएगा 2 से 5 और इस तरह से हो जाएगा 5000 मीटर। मतलब क्या कि 30 मिनट में जो पानी जो दुनिया तय करेगा वो कितना 5000 मीटर मतलब कि नहर की जो पानी है वो उतना दूरी तक फैल सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 30 मिनट में नहर द्वारा बहाई गई पानी का आयतन निकाल लेते हैं। पहले पानी का आयतन कि कितना पानी निकला है ठीक ना। तो क्या हो जाएगा नहर कैसा हो जाएगा लंबाई चौड़ाई दिया गया गहराई का मतलब क्या जाएगा घनाभाकार हो जाएगा तो LPH हो जाएगा। तो लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई हो जाएगा तो लंबाई के लिए आपका हो गया 5000 कुल चौड़ाई कितना हो गया 6 और गुने ऊंचाई कितना हो गया गहराई 1.5 और इस तरह से ये क्या आ जाएंगे मीटर क्यूब आ जाएंगे क्या आ जाएंगे मीटर क्यूब। अब इसमें आप देखिए गुना कर लेते हैं तो इसको 5 आ जाएगा 30 और 15 हो जाएगा 45। तो ये था आपका हो जाएगा इतना 5 30 या 5 90 तो 9 हो गया 9 बजे 45 और 00
ये हो जाएगा आपका 45,000 मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45,000 मीटर क्यूब। ये हो गया कि जो पानी 30 मिनट में कितना पानी जाएगी। अब हमें आवश्यकता कितनी है नहर में, सिंचाई की कितनी आवश्यकता है? 8 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे सिंचित भाग का क्षेत्रफल 30 मिनट में, सिंचित भाग का क्षेत्रफल, सिंचित भाग का क्षेत्रफल, यही आपसे पूछा गया है। सिंचित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 30 मिनट में बहाई गई पानी का आयतन, 30 मिनट में बही पानी का आयतन या बहाई गई पानी का आयतन लिख लीजिएगा। अब बटा में कर लीजिएगा आवश्यक गहराई, गहरे पानी की सिंचाई के लिए गहरे पानी की आवश्यकता कितना है? गहराई, गहरे पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता। इस तरह से 30 मिनट में कितना है? तो 30 मिनट में देखिए कितना है? 45,000 मीटर क्यूब। और बटा में इसके चाहिए कितना? तो चाहिए 8 सेंटीमीटर। कितना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये 100 जो है कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर। तो इस तरह से मीटर से एगो मीटर कट करके ऊपर की ओर मीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक ना। तो अब ये अगर कितना हो जाएगा? 45, और इस तरह से आपको 5 जीरो हो जाएगा ना, और बटा में कितना आ जाएगा? 8, और ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको आप भाग दे दीजिए, वही मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कि कितने क्षेत्र जो है सिंचित हो जाएंगे, तो इतने क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएंगे? सिंचित हो जाएंगे। तो ये तीनों ही प्रश्न जो है आप समझ गए होंगे, और यदि समझ गए हैं तो अपने दोस्तों के बीच भी जरूर से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।